नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे थे और आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आर्टिकल हम लोग क्या देख रहे थे 16, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा पिछड़ा वर्ग आयोग के पूरे कंसेप्ट को समझा, कैसे मंडल आयोग की जो भी रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को हमने एक एक एनालिसिस करके बताया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो कार्रवाई की गई, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बताया गया था भाई कि जो आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होगी। 23% SC ST, 27% OBC को मिला। ओबीसी जो नाम जो दिया गया किसके द्वारा, किस कमेटी का, ये सब चीज हमने कर रखा था। देखिए, अब एक चीज को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे कल मैंने आपको कंपैरिजन भी कराया था आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। इसमें भी देखिए क्या है नहीं है, ध्यानपूर्वक समझिए, सुनिए। यहाँ भी एक शब्द का जिक्र किया गया था, पिछड़ा वर्ग, है ना। और यहां भी आपको मैंने बताया था पिछड़ा वर्ग। ये इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यवहारिक तौर से आपका सवाल बनेगा। व्यवहारिक तौर से मतलब अभी जो आप रट्टाफिकेशन या जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, सवाल वैसे नहीं होंगे भाई। बिहार सरकार के द्वारा डायरेक्ट ऐसे सवाल उठा देगा, या झारखंड सरकार के द्वारा किसी भी राज्य सरकार का नाम लेकर के कि महिलाओं को भी, जैसे बिहार सरकार 35% की जो आरक्षण की जो बात कही है सरकारी सेवाओं या सरकारी नौकरियां में, ये किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान रखी गई है या हमारे संविधान के किस आर्टिकल में ये मेंशन है। भाई ये व्यवहारिक तौर का सवाल है और यही सब सवाल आपको मेरिट में लेकर के जाएगा। और ये सवाल आप तब बनाएंगे, आप किताबें पढ़ करके या नोट्स पढ़ करके नहीं बना पाएंगे, क्योंकि किताबें या नोट्स में ये बातें लिखी ही नहीं रहेगी। इसलिए उसको मैं यहां समझाना चाहता हूं। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग यहां भी है। दूसरा, आपको ये भी पूछेगा भाई, आप पूरा रट करके गए होंगे कि आर्टिकल 15 का 6, आर्टिकल 16 का 6, यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन किसको है भाई, EWS को है। यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन किसको है भाई, EWS को है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड, यानी कि कोई भी आप शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह निजी हो या सरकारी हो तो ले सकते हैं। और यहाँ सरकारी नौकरियां में 10% का रिजर्वेशन है। पूरा रट करके गए हैं अच्छे से। अब एग्जाम में आपसे सवाल क्या पूछ रहा पता आपको, अगर आप अभी रिसेंटली PCS का पेपर उठाए होंगे कि EWS को या फिर जो सामान्य वर्ग के जो एक आर्थिक वर्ग है या आर्थिक रूप से जो कमजोर जो वर्ग है, उनको 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है शैक्षणिक संस्थान में या फिर सरकारी सेवाओं में या सरकारी नौकरियों में, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद के आधार पर दिया गया है, वो आपसे पूछा है। या आपसे ये नहीं पूछा कि किस आर्टिकल में ये लिखा गया 10% रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थान में और सरकारी नौकरी में। कहां से देंगे भाई, समझेंगे तब तो। उसी को मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए आज के जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे उसके नेचर को समझिए कि ज्यादा फैक्चुअल पे वो लोग नहीं जा रहे। फैक्चुअल तो रहेंगे ही ना भाई, लेकिन जितना ज्यादा हो सकता है व्यवहारिक रूप को समझिए, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके चीजों को समझने का कोशिश करिए, केवल साइंस नहीं। और मैं फिर से कहा हूं एक बार कि जिस लेवल पे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, आप पूरे जगह चले जाइए। इस तरह से आपको कंटेंट लिख लिख करके एक एक आर्टिकल को, और उस आर्टिकल को लिखा ही नहीं है मैंने भाई। जैसे कि अगर मैं आप देखूं 16 का सब क्लॉज 5 पढ़ेंगे, क्या बातें हैं, और उसको मैंने शुद्ध भाषा में लिख दिया हूं। इतनी मेहनत के साथ आपको कंटेंट कोई नहीं देगा इस फी में। और ये तो भाई आपका बेस ही मजबूत नहीं करेगा, केवल JPSC BPSC। आपको मैं अभी भी कह रहा हूं कि UPSC तक के पेपर में आप जाएंगे ना तो आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला। बाकी खैर, जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे तब आपको समझ में आएगी इस नोट्स का अहमियत क्या है। खैर चलिए, हम बात कर रहे थे आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। ये कल मैंने कर रखा है भाई, फिर से मैं अभी बता रहा हूं कि दोनों आर्टिकल में शब्द है एक पिछड़ा वर्ग, लेकिन इसके बीच के डिफरेंस को समझिए। यहां पे तो पिछड़ा वर्ग ठीक है, एक तो आपका मेल और फीमेल हो जाएगा आपका, और एक है आपका कैटेगरी OBC SC और ST। इनको क्या है भाई, आरक्षण प्रावधान किया जाएगा 16(4) के तहत। अभी हम लोग आज देखेंगे कि सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं वहां पे इनको आरक्षण दिया जाएगा। जो आपके नीतीश बाबू, जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 35% का जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है सरकारी सेवाओं सरकारी नौकरियों में, ये इस आर्टिकल के तहत, ठीक। लेकिन यहां भी पिछड़ा वर्ग का जिक्र किया गया, लेकिन यहां पिछड़े वर्ग का आधार क्या है, यहां पिछड़ा वर्ग में कौन आएगा, तो यहां पे लिखा गया साफ साफ सामाजिक एंड
सामाजिक एवं शैक्षणिक, यानी कि इस पिछड़े वर्ग का आधार क्या होगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार होगा। यानी कि समाज में आप आर्थिक रूप से कमजोर जनरल को आरक्षण दे दें, शैक्षणिक संस्थानों में भी आप आरक्षण दे सकते हैं। बाकी पिछड़ा वर्ग में तो ओबीसी एससी एसटी हो ही गया है, ठीक है। तो इस आधार पर आपको जनरल में जो 10% का रिजर्वेशन कोटा रखा गया है ईडब्ल्यूएस को, इस आर्टिकल के तहत रखा गया, इसीलिए इसको चुनौती भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको क्या किया गया, निरस्त नहीं किया गया इस कानून को। तो एक बार पहले यहां आ जाइए वापस से, जो हम लोगों ने देखा था, देखिए आर्टिकल 15 का 4 में यहां मैंने बोला क्या, पिछड़ा वर्ग, और यहां भी पिछड़ा वर्ग। तो जब यहां पिछड़े वर्ग को देखिएगा तो जेंडर के आधार पर मेल फीमेल दोनों आएंगे। हाँ, आप बोलेंगे सर मेल को क्यों नहीं 35% का रिजर्वेशन दिया। देखिए हमने क्या बताया था कि भेदभाव, आर्टिकल 14 में मैंने क्या बताया, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण यानी कि कानून सबको समान सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन परिस्थितियां समान होनी चाहिए। लेकिन अगर समान परिस्थितियां नहीं है तो आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है, और इसको फंडामेंटल राइट्स का हनन या फिर उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो महिलाएं और जो पुरुष है उसकी परिस्थितियां समान नहीं है। महिलाएं और जो पुरुष को देख रहे हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट हो गए, यहाँ पे फीमेल, इनकी परिस्थितियां नहीं एक इक्वल नहीं है। हाँ, अगर कुछ समय बाद होएगा भी ऐसा ही कि मेल यहाँ आ जाएंगे फीमेल यहाँ आ जाएंगे, तो फिर से महिलाओं की जगह फिर मेल को भाई रिजर्वेशन मिलने लगेगा। जिस प्रकार से आज रिजर्वेशन की जो आप चीजों को देख पा रहे होंगे, खास करके स्पेशली अगर बिहार को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो लड़कों को बड़ी दिक्कतें हैं भाई नौकरी में, सरकारी में। क्या ये तो बातें अलग है। अभी यहाँ पे आइए मुद्दे पे, पिछड़ा वर्ग का आधार देखिए, यहाँ मैंने साफ साफ ठेठ भाषा में लिखा है कि इस आर्टिकल में पिछड़ा वर्ग का आधार दिया रहेगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार दिया रहेगा। इसी के आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर ही यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। किसको, ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़िए। आज के चीजों को यहाँ से पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब क्लियर है ना आपका। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का, इसके सारे रिपोर्ट को मैंने बताया, मंडल कमीशन के सब रिपोर्ट को बताया, उसके जो निर्णय है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। चलिए तो आइए यहाँ से इसे थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए भाई, जगह बना लिया जाए, ताकि और भी चीजों को यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज हम लोग जो देख रहे होंगे आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पे क्या है, जैसे कि आर्टिकल 12 में मैंने आपको क्या बताया था, पहले ये बताइए आर्टिकल 12 क्या बताता है, किसको डिफाइन करता है, राज्य को डिफाइन करता है। तो राज्य के तहत क्या क्या आएगा पता है ना, भारत सरकार, भारत की संसद, बिहार की सरकार, बिहार की बिहार बोल रहा हूँ, ये राज्य सरकार और राज्य की विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, और जितने भी पदाधिकारी और जितने भी जुडिशियरी हैं वो सभी के सभी इसी के तहत आते हैं। तो अगर इस राज्य को, राज्य मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य नहीं भाई, राज्य, ठीक है ना, अगर राज्य को लगता है, राज्य को दृष्टि से ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनमें, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, तो इस आधार पर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में मेंशन है कि पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। चलिए भाई समझ में आ गया हो आपको। देखिए यहां लिखा है मैंने, यदि राज्य की दृष्टि से किन्हीं सेवाओं में, जो सेवाओं मतलब कि सरकारी नौकरियां, ठीक है, नौकरियां क्या है, सरकारी है, में अगर पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर कैंडिडेट नहीं है, अगर राज्य को लगता है ऐसा, जैसे कि बिहार राज्य की सरकार को लगा कि महिलाओं की स्थितियां समान नहीं है और सरकारी सेवाओं में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उतनी नहीं है, तो हम 100 पद निकालेंगे तो 35% रिजर्व कर देंगे। ये आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 पावर देता है आपको। तो इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान करेगी। तो ये मेन आर्टिकल यहाँ लिखा गया है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करता है पिछड़े वर्ग को यदि उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है सरकारी नौकरियों में। तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4। क्लियर है भाई। चलिए अब हो क्या रहा इसके बाद, जब आरक्षण मिल गया पिछड़े वर्गों को, तो इसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 का ए क्या किया गया, ऐड कर दिया गया संविधान में। और इसमें यह बोला गया आरक्षण तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मिलेगा ही, साथ ही साथ जो पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। जैसे कि यहां देखिएगा
आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 का ए या का बोलिए हिंदी में 77वां संविधान संशोधन किया गया 1995 में, और ये आर्टिकल को जोड़ा गया। और ये जोड़ा गया यानी कि इस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके निर्णय को पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था कि जो ओबीसी है 27% रिजर्वेशन, SC ST 23% रिजर्वेशन, और जो रिजर्वेशन की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चौथी जो निर्णय थी सुप्रीम कोर्ट की कि जो प्रमोशन में जो आरक्षण का प्रावधान है ये लागू नहीं होगा, ये निर्णय था। तो ये चौथा जो निर्णय था उस निर्णय को इस आर्टिकल ने पलट दिया और पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। और जब ये बातें हुई तो फिर से इस पे क्या हुआ, कोर्ट केस किया गया। जब ये आरक्षण दिया गया तो फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ये उल्लंघन किया गया था तो इसको रद्द किया गया और एक संविधान में संशोधन किया गया, 85वां संविधान संशोधन। और इसी आर्टिकल में एक शब्द को जोड़ा गया, परिणामी वरिष्ठता। अब इसको समझिए क्या है परिणामी वरिष्ठता, को प्रैक्टिकली समझिएगा। जैसे कि कोई आर व्यक्ति का कोई एक स्टूडेंट्स है और ए व्यक्ति का कोई स्टूडेंट्स है, ये आपका जनरल कैंडिडेट है और ये आपका SC ST कोई भी पिछड़े वर्ग से आता है। दोनों ने 2025 में ग्रुप डी की जॉब निकाल ली है, ठीक है। यानी कि दोनों अभी कौन से पद में ज्वाइनिंग किए हैं, प्यून के पद में ज्वाइनिंग किए हैं, ठीक है। अब जैसे कि प्रमोशन अगर होता है तो पहले ये क्या बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, फिर सीनियर क्लर्क बनेंगे, फिर OS बनेंगे। तो 2026 में क्या देखा गया भाई, ये जो आपका जो SC ST का जो कैंडिडेट है इनका प्रमोशन मिलकर ये OS बन चुके हैं। तो ये जो जनरल कैंडिडेट का जो ये बंदा है भाई, ये क्या कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया गया था संविधान में। देखिएगा आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 का जो मामला आया उसको फिर यहाँ पे कोर्ट केस में चैलेंज किया गया और फिर से जो रद्द करने के बाद जो यहाँ पे संविधान में संशोधन किया गया, 85वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा परिणामी वरिष्ठता को जोड़ा गया। मतलब कि भाई जो वरिष्ठता जो होगी भाई, जो पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा, इसमें जो जनरल कैंडिडेट, आप ये नहीं बोल सकते कि हम भी 2025 में आए हैं तो हमें भी 2026 में OS के पद पे होना चाहिए, आरक्षण हमें भी मिलना चाहिए, ये आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए भाई, अब देखिए हो क्या रहा था, इसके बाद का सिचुएशन को समझिएगा। देखिए अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कोई एक वैकेंसी का लेकर के, ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ में आएगी। देखिए जैसे कि 2016 में दरोगा की वैकेंसी आई भाई, किसकी वैकेंसी आई, दरोगा की वैकेंसी आई। जो कुल पद थी वो 100 पद थी। अब ये 100 पद कैसे बटेगा, तो भाई 50% रिजर्व रहेगा, ठीक है, OBC SC ST के लिए, और 50 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए। अब हुआ क्या कि उस बार रिजल्ट जो आया यहाँ पे मात्र 30 सीट ही फिलअप हुआ, 20 सीट क्या हो गई, खाली रह गई। अब 2025 में जब ये वैकेंसी आ रही है तो इसको क्या कर दिया गया, 100 वैकेंसी तो रही 2025 की, और साथ के साथ ये जो 20 पद खाली रह गए इसको कुल मिलाकर के टोटल 120 पद पे वैकेंसी निकाल दिया गया। तो अब होगा क्या, इसका 50%, इसका 50%, यानी कि 60 कहाँ चला जाएगा, जनरल के लिए चला जाएगा, और ये 60 OBC SC ST के लिए, यानी कि भाई ये रिजर्व रहेगा। अब समझिए क्या हो रहा खेल, यहाँ पे 30 सीट ही भरी है, अभी कितनी सीट खाली है, 20 सीट खाली थी, ठीक है। तो ये 20 सीट यहाँ पे जब आ गई, यानी कि टोटल 120 सीट हो गया, ठीक है। तो 120 सीट का जब 50% किया गया तो यहाँ 60 आ गया, और अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 60 आ गया, मतलब इसका 10 सीट यहाँ आ गया, यानी कि ये जो रिजर्व सीट था वो कहाँ चला गया, जनरल कैंडिडेट को चला गया है, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी को 10 सीट मिल गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4B यानी कि खा 81वां संविधान संशोधन किया गया और इसको जोड़ा गया इस आर्टिकल को, और यहां लिखा गया कि यह आर्टिकल का संबंध जो लास्ट ईयर से जो भी वैकेंसियां रही है, अर्थात पिछड़े वर्ष की जो रिक्तियां आने वाले वर्षों में भरी जाती है, तो वह 50% के आरक्षण के दायरे में नहीं होगी। मतलब कि 2025 में जो वैकेंसियां आने वाली है, और यहां मैं अब कर दे रहा हूं पिछले वर्ष, यहां लिखा तो 2024 कर दे रहे हैं, तो 2024 की जो पद रिक्त हो गए हैं उसको इस 50% के कोटा में नहीं जोड़ना है। इसका मतलब ये कि 2025 में क्या करना है, आपको सरकार को बोला जा रहा है कि जो 100 पद है आपकी इस बार, और जो 20 पद जो पिछले वर्ष की है, ठीक है, इसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा इसके रिजर्वेशन में, ये 50-50% में इसको बांट दीजिए, यानी कि 50 सीट रिजर्व, 50 सीट जनरल, और ये 20 सीट किसमें आ जाएगा, ये क्योंकि रिजर्व का सीट था ना भाई, हाँ पिछड़े वर्ग का सीट था ना, तो इसी में जोड़ करके यानी कि 20 सीट जोड़ करके कुल मिलाकर के 70 पद, यानी कि वैकेंसी 2025 में कितनी आएगी, 120, ठीक है। समझिए
टोटल 2025 में वैकेंसी आएगी 120, थी वैकेंसी 100, लेकिन 20 जो बैकलॉग वैकेंसी रह गई जो पिछड़े वर्ग उसको जोड़ दिया गया, तो 120 में 50% का रिजर्वेशन नहीं अप्लाई करना आपको। यही बोला गया आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 का खामे कि 20 को अलग रखिए, इस 100 सीट का जो इस ईयर में जो वैकेंसी है उस पर 50% लगाइए और इस 20 सीट को भी उसमें ऐड करिए रिजर्व कोटा में, यानी कि टोटल 70 सीट हो गया। 120 में 70 रिजर्व है और 50 सीट जनरल कैंडिडेट के लोग फाइट करेंगे। समझ में आ गया आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 5। अब आइए आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 में क्या बोला गया है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया और इसी में आपको ईडब्ल्यूएस को जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 10% का आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए एक तो पिछड़े वर्ग को जो सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल रहा है कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 में। उसके बाद यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला है, क्या मिला है भाई किसको, ईडब्ल्यूएस को, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। क्या इसका आधार है, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 बोलेंगे। ठीक है, और शैक्षणिक संस्थानों के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि नहीं भाई, एक बार मैं याद कर लूं, देख ले रहा हूं, बिल्कुल मैंने बता रखा है ना यहाँ पे भी, कल मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था। देखिए 15 का 6 में आर्थिक रूप से कम शैक्षणिक से 10% का रिजर्वेशन कोटा में यहाँ पे इनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 क्या बोला कि जो ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन एडमिशन के तहत, ठीक है, तो ये आधार क्या है भाई, ये अधिकार कैसे मिल रहा है जनरल कैंडिडेट को, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 15 का 4 है ये आधार, सामाजिक और शैक्षणिक आधार। और आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 6 के आधार पर क्या मिल रहा है जनरल कैंडिडेट में, जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। समझ में आ रहा है, पिछड़े वर्ग का तो क्लियर है, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 समझ में आ गया। तो ये पूरा 16वां आर्टिकल हमारा होता है समाप्त। काफी लंबा रहा 16वां आर्टिकल, अभी तो 19वां आर्टिकल मेन है भाई, सबसे बड़ा आर्टिकल यही चलेगा 19वां। चलिए 17वां आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 17 जो आपकी समता के अधिकार में टोटल 14 से 18 आपको पढ़ना है। आर्टिकल 17 पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और यदि कोई अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो यह, चलिए पहले इसको समझिए क्या है भाई। देखिए सिंपल सी बात है, छुआछूत। आर्टिकल 17 का मतलब क्या है कि छुआछूत का अंत, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, किसका अंत, छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। लेकिन एक शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अस्पृश्यता, यानी आपके साथ अस्पृश्यता हुई है या फिर छुआछूत आपके साथ किया गया है, तो भाई इसका कोई तो एक डेफिनेशन होगा ना। इस डेफिनेशन के तहत अगर कोई घटनाएं आपके साथ घटती है तो ही आप कहेंगे कि मेरे साथ अस्पृश्यता की घटना घटी है या छुआछूत हुई है। तो हमारे संविधान में कहीं भी आपको अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं मिलेगी। ठीक है, कि आप किसको अस्पृश्यता कहेंगे, किस घटनाक्रम को आप अस्पृश्यता कहेंगे, ये जिक्र हमारे संविधान में नहीं की गई है। संविधान में ना तो अस्पृश्यता की डेफिनेशन की जिक्र की गई है, ना ही पिछड़े वर्ग की जिक्र की गई है, ना ही भाई अल्पसंख्यक वर्ग की जिक्र की गई है। कोई परिभाषा नहीं दिया गया हमारे संविधान में। क्लियर है, हमारे संविधान में इन सारे शब्दों को, अस्पृश्यता, जो मैंने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इन शब्द को जो लेकर के ना संविधान में केवल प्रावधान है। क्या है, केवल और केवल इनको लेकर के प्रावधान है, इनका कोई भी परिभाषा हमारे संविधान में इनके लिए नहीं दिया गया है। तो फिर किस घटना को, अब आप कहेंगे सर हम किस घटना को कहेंगे कि हमारे साथ अस्पृश्यता की घटना हुई है ना। या आपको यह भी मैं बता दूं कि आर्टिकल 17 में तो लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, और इस अगर आपके साथ छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी घटनाएं घटती तो आपको क्या दंड दिया जाएगा, क्या दंड दिया जाएगा, ये दंड भी आर्टिकल 17 में नहीं लिखा गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं फिर, तो क्या है, कैसे चीजें आगे बढ़ी है। तो समझिए अस्पृश्यता को जो डिफाइन किया गया, या फिर इसमें अगर हम बात करें क्या दंड मिलेगा, क्या दंड नहीं मिलेगा, किस एक्ट के तहत मिलेगा, इसको आप समझिएगा। देखिए क्योंकि हमने अभी आपको यह बताया कि अस्पृश्यता शब्द का प्रावधान है आर्टिकल 17 में, लेकिन इसकी जो परिभाषा है हमारे संविधान में नहीं है। तो अब समझिएगा कि आप किस घटना को मानिएगा, यानी कि आपके साथ अगर अस्पृश्यता हुई है, यानी कि छुआछूत हुई, तो कैसे आप मानेंगे। तो मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन किया इसको। ठीक है, मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अस्पृश्यता आप किसको कहेंगे। तो देखिए जन्म के आधार पे, ठीक है, जन्म के आधार पर अगर निर्योग्य है, यानी कि अयोग्य नहीं है, जन्म के आधार पर, ये जो डेफिनेशन दिया गया था मैसूर के हाई कोर्ट में कि आपके साथ अस्पृश्यता होगी
कैसे समझेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जन्म से ही अगर वो निर्योग्य है यानी अयोग्य नहीं है, तो इस कंडीशन में और आपके साथ कोई भेदभाव कर दिया, जैसे कि मान लेते कि आप बचपन से ही बोलने में थोड़े से मतलब हकलार है, ठीक है, और अगर आपका कोई उसको लेकर के आपके साथ कोई भी ऐसी घटनाएं घटी है जो पूरे सामाजिक स्तर पर देखा जाए कि वो मतलब गलत है, तो वो आप क्या बोल सकते हैं, अस्पृश्यता, क्योंकि जन्म के आधार से वो चीजें आपके साथ लिंकअप है। ये मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है अस्पृश्यता को। क्लियर है भाई? अब आपके साथ अस्पृश्यता हो गई, अब आप समझ में आ गया जन्म के आधार आप निर्योग्य हैं और आपके साथ अगर कोई घटना ऐसे घटती है तो अब क्या हो गया भाई, आपके साथ अस्पृश्यता होगी, तो आप इसको लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। अब जो व्यक्ति ने अस्पृश्यता की है यानी कि छुआछूत की है उसको क्या दंड मिलेगा, अब इस दंड की भी जिक्र आर्टिकल 17 में नहीं है। आर्टिकल 17 में केवल क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करती है या कोई ऐसी घटना करते हैं तो विधि के अनुसार उनको क्या किया जाएगा, दंडनीय, उनको अपराधी माना जाएगा और कोई ना कोई उनको कुछ सजा दी जाएगी। तो क्या सजा दी जाएगी भाई, तो इस सजा के लिए एक अलग कानून बनाया गया था 1955 में, ठीक है। इस कानून का नाम रखा गया था ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता अधिनियम। किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत कोई भी दंड दिया जा रहा है अस्पृश्यता जैसी घटना करने पे, तो क्या बोलेंगे, अस्पृश्यता अधिनियम। लेकिन इस अस्पृश्यता अधिनियम में क्या है कि मान लीजिए आपके साथ छुआछूत हुई है, ठीक है, अस्पृश्यता की घटना हुई, अब कैसे हुई है तो आपको समझ में आ गया। मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन कर रखा है कि आप जन्म के आधार पर अगर आप निर्योग है कोई भी चीजों से लेकर के, तो आपके साथ अस्पृश्यता की घटना मानी जाएगी और उसके लिए दंड का प्रावधान है। 1955 में एक एक्ट बनाया गया अस्पृश्यता अधिनियम। तो आप क्या किए भाई, इस कोर्ट मतलब थाने वगैरह में आप जाएंगे भाई, अब जो भी मामला आप दर्ज कराएंगे तो भाई एक शब्द यहाँ बार बार आएगा कि इस एक्ट अस्पृश्यता अधिनियम। तो देखिए शब्द में भी यानी इस एक्ट के नाम में भी थोड़ा सा मतलब होगा ना भाई कि हमारे साथ छुआछूत जैसी घटनाएं, मतलब कि उससे इस एक्ट के नाम में भी एक छुआछूत जैसी फीलिंग आ रही थी। इसीलिए 1976 में फिर क्या किया गया, इस एक्ट के नाम को ही चेंज कर दिया गया। नाम को चेंज करके क्या रखा गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये सब पूछेगा इसका चेंज कब किया गया, नाम क्या, नया नाम रखा गया, ये सब चीजें आपसे याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, समझ में आ गया होगा आर्टिकल 17 पूरा अच्छे से समझ में आ गया ना। सिंपल सी बात है भाई, आर्टिकल 17 ये कहता है कि अगर आपके साथ छुआछूत जैसी घटनाएं घटती है तो आप इस घटनाक्रम के साथ आप कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अब आपके साथ छुआछूत हुआ कि नहीं हुआ कैसे समझेंगे, आर्टिकल 17 में कोई भी डेफिनेशन नहीं है या हमारे संविधान में ही डेफिनेशन नहीं है और ना ही ये भी बताया गया आर्टिकल 17 में कि क्या दंड दिया जाएगा। तो फिर मैंने आपको बताया मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अगर जन्म के आधार पर आप निर्योग है और कुछ भी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटती है तो उसको छुआछूत के दायरे में रखा जाएगा। और एक एक्ट आया 1955 में, अस्पृश्यता अधिनियम एक्ट। इस एक्ट में जो भी दंड है, अगर आपने कुछ छुआछूत किया है इस लेवल पे तो ये आपको दंड दिया जाएगा, वो इस एक्ट में मेंशन है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के एक्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है सारा चीज। फिर इस एक्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो चलिए एक बार पढ़ लीजिए, सारी चीजें मैंने यहाँ लिख रखी है। देखिए, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और यदि कोई अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो यह विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यानी आपने एक अपराध किया अगर आपने किसी के साथ छुआछूत किया है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता या छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या दंड दिया जाएगा, तो आर्टिकल 17 में कुछ भी चीजें नहीं लिखी गई है। इसके लिए संसद के द्वारा एक कानून पास किया गया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। इसी के तहत किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है अगर कोई छुआछूत करता है तो, अगर वो अस्पृश्यता करता है तो। 1976 में इस एक्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये पॉइंट याद रखना है, ईयर याद रखना है, 1955 में एक्ट आया था अस्पृश्यता अधिनियम, ठीक है मेरे भाई। आर्टिकल 17 क्लियर हो गया, आर्टिकल 16 क्लियर, आर्टिकल 15 क्लियर है ना। 5 आधार, लिंग, जाति, जन्म, ये सारी चीजें एकदम याद करके रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैं चीजों को बता भी रहा हूँ, हर एक कंटेंट को मैं लिख करके। और इसलिए मैं बोला कि एक बार आप देखिए, हाँ बिल्कुल, जो भी आपका फी लगा होगा 3000 से लेकर 6000 तक, इतना ही अभी तक फी का प्राइस बढ़ा है और डिस्काउंट 2000 तक फी में आए हैं एडमिशन लिए स्टूडेंट। तो जो 2000 और 3000 में जो जुड़े ना भाई, यकीन माने बहुत वर्थ इट है आपका।
जिस लेवल पे आपको साइंस करवा दिया गया है, जिस लेवल पे ज्योग्राफी करवा दिया गया, अभी ज्योग्राफी में और सब अभी ऐड ऑन होगा सब टॉपिक, जिस प्रकार से हिस्ट्री चल रही है और जिस प्रकार से पॉलिटी चल रही है और इकोनॉमिक्स, यकीन, और झारखंड जीके है उसमें, मेरा भी कंटेंट अभी आएगा झारखंड जीके में, देखिएगा ना, मतलब इतना अच्छे से इंडियन जीके करने का झारखंड जीके तो आपको बच्चे जैसा लगेगा। खैर आइए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 पे। कम से कम आज 19 आर्टिकल, 19 बहुत बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 18 तो आसान है, उपाधियों का अंत, ये कहता है आर्टिकल 18 कि भाई उपाधियों जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है समझिए, अगर आप अपने नाम के आगे पीछे, ठीक है, प्रीफिक्स सफिक्स कहीं भी, जैसे मेरा नाम है अभिषेक कुमार, तो मैं क्या लिख रहा हूं, अभिषेक कुमार राय, अभिषेक कुमार मंडल, या अभिषेक सिंह, अभिषेक चौधरी, अभिषेक फलना, अभिषेक पांडे, कुछ भी चीज है, या फिर उससे पहले मैं लगा दे रहा हूँ सिंह अभिषेक कुमार, कुछ भी चीजें। तो ये जैसी चीजें जो टाइटल वगैरह ना, ये टाइटल का अंत होना चाहिए। ये भाई क्या है भाई, समाज में भेदभाव यानी असमानता की भावनाएं पैदा करती है। क्लियर है भाई। ये जो उपाधि है ना, देखिए मैंने शायद लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, उपाधि समाज में असमानता उत्पन्न करती है या सामाजिक असमानता का परिचायक है, इसलिए उपाधियों का अंत होगा। लेकिन आपके मन में कुछ चीजें का डाउट होगा, जैसे कि डॉक्टर कोई लिख ले रहा है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह लिख ले रहा है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। पहले तो ये समझ में आ गया आर्टिकल 18 क्या कहता है भाई, उपाधियों का टाइटल का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, समानता का परिचायक है, यानी असमानता का परिचायक। अब देखिए पहले ये समझिए, उपाधि भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो उपाधि ऐसी है कि भाई किसी ने आपको दे दिया, ठीक है, किसी ने आपको दे दिया है उपाधि, किसी ने आपको उपाधि दे दी है, ठीक है, किसी ने आपको दे दिया है। और एक तो आपने लिया है, यानी कि आप उस योग्य बने तब जाकर के वो आपको उपाधि मिला, ठीक है। जैसे कि ये भी दो प्रकार से फिर इसको हम बांटेंगे। एक तो आप शैक्षणिक योग्य बने, यानी कि आपने डिग्रियां की तब जाकर के आपको डॉक्टर की उपाधि मिली, एडवोकेट की उपाधि मिली, इंजीनियर की उपाधि मिली, ठीक। और एक आपका होता है शारीरिक योग, यानी कि आप शारीरिक रूप से फिट रहे, आपने कांस्टेबल का एग्जाम निकाला, रनिंग किया, दरोगा, तो ये सारे जो पद मिल रहे हैं कांस्टेबल की या दरोगा की, तो ये शारीरिक योग उपाधि है, यानी कि जो योग्य उपाधि है, यानी आप योग्य पहले बने तब जाकर के आपको उपाधि मिल रहा है। तो ये जो उपाधि है, ठीक है, ये उपाधि आपको दी जा सकती है। इस उपाधि से, इस उपाधियों के अंत की बात नहीं हो रही है। किस उपाधियों के अंत की बात हो रही है, जैसे कि किसी ने आपको दे दिया, आपने यहाँ जन्म लिया तो ये टाइटल दे दिया, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आप राजा के घर में जन्म लिए तो आपको कुछ भी जैसे बोला जा रहा है, ये फलाना से लंबा चौड़ा बोलते हैं ना भाई, तो वो सब चीजों का अंत होगा, ये सब चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। सरकार का कहना है कि आप शैक्षणिक या शारीरिक अगर आप उपाधि लेते हैं तो भाई ठीक है, केवल यही उपाधि चल सकती है, इसके अतिरिक्त तो कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अब जैसे कि देखिए, नागरिक पुरस्कार, जैसे कि आपको भारत रत्न मिला हो, ठीक है, या फिर पद्म भूषण पुरस्कार मिला हो, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हो, या पद्मश्री पुरस्कार मिला हो, तो इनको भी हिदायत दी जाती है पुरस्कार देते समय कि भाई आप अपने नाम के आगे ये सब चीजों को नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि मान लेते कि मेरे को पद्मश्री या पद्म विभूषण मिला हुआ, तो मैं अब क्या करूंगा, अब हर जगह मैं लिखते चलूंगा इस प्रकार से, अभिषेक पद्मश्री, ठीक है। तो भाई ये गलत है, ठीक है, ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, ये आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिखने का तरीका है, अभिषेक कुमार आपने लिख दिया है और यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में लिखिए पद्मश्री से या पद्म विभूषण से सम्मानित। समझ में आ गया उपाधि, बहुत डिटेल दे दिया, खैर इतना जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सरकार केवल शैक्षणिक शारीरिक उपाधि देती है, इसके अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। चलिए भाई, अब आइए एंट्री मारेंगे 19 में, इसको समझिएगा। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 मतलब कि दूसरा जो मौलिक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग बोलते हैं, जो हमारे संविधान में कहीं भी स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यूज किया गया स्वतंत्र अधिकार, ठीक है। अब इसको समझिए पहले, आइए इसको जगह बनाते हैं, कुछ चीजों को पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे आ लीजिए भाई, हमारे जो 6 जो मूल अधिकार हैं, हम लोगों ने, देखिए हम लोगों ने भाई ये पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है, समता का अधिकार, ठीक है। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं भाई, सोचिए कितना समय लग गया। मैंने पहले ही कहा था कि ये टोटल 6 जो मूल अधिकार है, ये तो हम लोगों ने खत्म कर लिया है। चलिए ग्रीन कलर से मैं आपको बता दूं, ये हम लोगों का फिनिश हो गया है, ये हम लोगों का फिनिश हो गया, ठीक है। अभी बचा हुआ इतने, यानी कि आपका एक ये बचा हुआ अभी, उसके बाद ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा वैसे।
तो मैं यहाँ बताना कि जा रहा है कि इसको देखिए 19 ही मैं आज केवल इसको खत्म कर पाऊंगा, 20, 21 और 22 इसको अगले क्लास में खत्म करूंगा, और ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दोनों को एक क्लास में लपेट दूंगा। ठीक है, यानी आज 3 क्लास है, इसके बाद चौथा क्लास तक हम लोग यहाँ तक चीजें खत्म कर लेंगे पूरा। ठीक है, एक क्लास इस पे चलेगा और एक क्लास इस पे और इस पे, मतलब 6 क्लास भाई मूल अधिकार में लगेगा ही लगेगा। अब इससे मैं कम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको अपाइज बना करके रखूँ। ठीक है, बार बार कोर्स वगैरह लेना कहीं से नहीं लेना पड़े, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे से ना ले, कहीं से नहीं लेना पड़ेगा, मेरे से पढ़ लिए तो भाई पढ़ लिया। चलिए खैर आइए स्वतंत्र का अधिकार की बात करेंगे। इसमें टोटल आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का जिक्र करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जो आप पढ़ते हैं ना वही है हमारे संविधान में। स्वतंत्रता शब्द का आप जाके देख लीजिएगा, गूगल वगैरह भी करिएगा, या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आपको नहीं मिलेगा स्वतंत्रता अधिकार। चलिए आइए पहले इसको समझिए, इसको शब्द को देखिए क्या पढ़ने वाले हैं भाई। दूसरा आपका जो मूल अधिकार है क्या है, वो स्वतंत्र स्वातंत्र्य अधिकार। ठीक है, स्वातंत्र्य अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। चलिए तो आइए भाई इसके बारे समझते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है इसको समझिए। इसमें 2 बातें हैं, इस 2 बातों को समझिए पहले, इसके 2 बातों को आप समझिए। एक इसमें 2 बातें छुपी है, क्या है, एक तो इसमें छुपा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी इसमें क्या छुपा हुआ है, पहली बात छुपी हुई है इसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि हमने आपको पकड़ के रख लिया। ठीक है, हमने क्या किया है भाई, ये हम है और यहाँ आप है, हमने क्या किया है, ठीक है, हमने क्या किया है, ये आप हो गए, हमने क्या किया ना भाई, आपको पकड़ के रख लिया। अगर हमने आपको पकड़ लिया है तो अब आपको पकड़ लिया भाई, आपकी सारी चीजें छीन वीन ली है, अब आप कुछ कर नहीं सकते। यानी आपका जो स्वतंत्रता था, आपके पास जो स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता को हमने छीन लिया है। हमने क्या किया भाई, हमने आपको पकड़ लिया तो स्वतंत्रता का अधिकार हमने आपसे क्या कर लिया, छीन लिया। ठीक है, तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार रहा कहाँ, तो समझिए यही बातें मैं बता रहा हूं कि ये स्वतंत्र का अधिकार में इसमें 2 बातें छुपी हुई होती है। एक तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है जो हमने आपसे छीन लिया आपको पकड़ के, दूसरा क्या होता है, इसी में छुपा हुआ है अधिकार पाने की स्वतंत्रता। इसी में छुपा हुआ है अधिकार पाने की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें छुपा हुआ है अधिकार पाने की स्वतंत्रता। इसमें क्या छुपा हुआ है सर, अधिकार पाने की स्वतंत्रता। क्लियर है भाई। इसमें 2 बातें मैंने आपको जो बताई, इसकी जो 2 बातें, इसकी 2 बातें समझ में आई। मतलब ये कि हमने आपको पकड़ तो लिया, बदले में आपको अधिकार पाने की स्वतंत्रता है। आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आया। जैसे कि आप लिखते हैं ना भाई x इक्वल टू वाई, या फिर आप y इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ बोल लीजिए, या फिर वाइफ हस्बैंड, बात एक ही है। भाई बहन बोल लीजिए, या भाई बहन बोलिए, या भाई बहन भाई बोल लीजिए, माता पिता बोल लीजिए, या फिर पिता माता बोल लीजिए। चलिए मैथ में ले लीजिए, 2 इंटू 8 बोल लीजिए, या 8 इंटू 2 बोल लीजिए, आएगा तो 16, है ना। उसी प्रकार स्वतंत्र का अधिकार का मतलब इसमें 2 बातें निहित है कि एक तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, जो आपके कोई छीन लेती है। ठीक है, अगर आपसे कोई छीन लेती है तो आपके पास दूसरा भी और है, एक हथियार आपके पास स्वतंत्रता के अधिकार में ही है, अधिकार पाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अधिकार पाने की स्वतंत्रता आपसे नहीं छीनी गई है, याद रखिएगा। आपके साथ कोई भी, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी गलत, आपके ऊपर मुकदमा चला करके कोर्ट में FIR करा दिया गया, ठीक है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हुआ। ठीक है, आपने कोई भी बातें बोली और वो आपने बिल्कुल संविधान के तहत कोई भी बातें बोली या कोई भी काम किया, लेकिन फिर भी आपको फंसा दिया गया, तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हुआ। लेकिन अभी आपके पास है भाई अधिकार पाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी अधिकार पाने की स्वतंत्रता के तहत ही हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर और नॉट भाई, क्लियर है यहाँ तक चीजें। ठीक है सर, चलिए तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में कुल मिलाकर आर्टिकल 19 आपको पढ़ना है, आर्टिकल 20 पढ़ना है, आर्टिकल 21 पढ़ना है और आर्टिकल 22 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19। ठीक है, तो 19 का सब क्लॉज 1 में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है, कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अब इसको समझिएगा ध्यान पूर्वक से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपके लिए। मैंने ये बोला कि कुल मिला के स्वतंत्रता के अधिकार में, यानी कि स्वतंत्र अधिकार में 2 बातें निहित है, एक तो स्वतंत्रता का अधिकार है और अधिकार पाने की स्वतंत्रता है।
तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 में क्या बोला गया है, कुछ अधिकारों का संरक्षण है, यानी कि आपके पास कुछ अधिकारों की सुरक्षा आपको प्रदान की गई, यानी आपको कुछ अधिकार दी गई है। क्या क्या अधिकार दी गई है, तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का ए यानी कि का में आपको बोला गया है कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या होता है सर, देखिए वाक का मतलब होता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपने विचार भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने की क्या है, अधिकार, आपको स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या, आपको क्या है भाई, स्वतंत्रता मिल गई है बोलने की, अपने विचार भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने की। तो भाई ऐसा नहीं है, इसकी भी लिमिटेशन है, ये भी आपकी असीमित नहीं है, यानी इनडिफिनाइट नहीं है ये स्वतंत्रता कि आप कुछ भी बोल करके निकल जाइए, या आप अपने विचार भावनाओं को लेते हुए कुछ भी चीजों का आप स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है। ये असीमित नहीं है, ये भी आपका लिमिटेशन है ये स्वतंत्रता। बिल्कुल आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपके विचार भावनाओं को एक दूसरे तक, आप अपनी विचार को, अपनी भावनाओं को बिल्कुल आप पहुंचा सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन ये असीमित नहीं है भाई, इसकी भी एक दायरा है। समझ में आया? तो समझिए यहाँ क्या लिखा गया, इसके अंतर्गत पहले समझिए कि बोलने और इसके अंतर्गत यानी कि आपको बोलने के अधिकार यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता जो दी गई ना, इसके अंदर बहुत सारे अधिकार हैं। तो आपको सारे अधिकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आपने क्या पढ़ा सर, आपने पढ़ना स्टार्ट किया है दूसरा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 19 सबसे पहले आपको आर्टिकल 19 में कुछ, ये आप जो वनडे एग्जामिनेशन में अलग तरीके से पढ़ते, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 में आपको कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो जैसे कि आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 का ए में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारे अधिकार है, जैसे कि मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता है, जो आप देखते हैं ना, जो फोर्थ पिलर कहा जाता है हमारे संविधान की। तो ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं जिक्र है भाई, यहीं पर मेंशन किया गया, इसी कुछ अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 19 में ही मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता है। अब क्या हुआ था समझिए इस स्टोरी को। रमेश थापर जो नाम के एक व्यक्ति है, जर्नलिस्ट थे, और वो काफी ज्यादा मद्रास की जो सरकार थी, ठीक है ना, उनके बारे में लिख रहे थे, मतलब उनके अपोजिट जा करके लिख रहे थे, उनके अपोजिट कार्यों के बारे में लिख रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मद्रास सरकार ने रमेश थापर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी संबंध में यानी कि उसी को जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसी प्रतिबंध को लेकर रमेश थापर कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए भाई, क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, चले गए थे। उसी मामले में यह निर्णय लिया गया था कि मीडिया या फिर प्रेस कर लीजिए, उनको स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि ये स्वतंत्रता भी अनलिमिटेड नहीं है, ये भी लिमिटेड है। कुछ आधार आपको बताया जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कि इन आधारों पे अगर आप कुछ चीज बोल देते हैं या आप अपनी विचार अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या किया जा सकता है, आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है, या फिर आप इस क्या किए हैं, उल्लंघन किए हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। अभी मैं बताऊंगा वो आधार क्या है। देखिए, तो मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता क्लियर है, किसके तहत आपको मिला है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, किसमें, आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज का में। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 का में के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया की स्वतंत्रता को शामिल किया, ठीक है। ये समझ में आ गया, मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता जो आपको मिली थी कब, 1950 में, ठीक है। उसी के तहत आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए में यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही आपको मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता मिली है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। देखिए, पहले 2004 से पहले क्या था, आप 3 दिन ही राष्ट्र ध्वज को फहरा सकते थे, 15 अगस्त को, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को। लेकिन 2004 में कांग्रेस के एक सांसद हैं नवीन जिंदल, ठीक है, उन्होंने एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और वही उनका कहना था कि भाई अपनी राष्ट्रीयता के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रीयता को हित में रखते हुए राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए हम 24 आवर क्या है भाई, स्वतंत्र हमें होनी चाहिए, स्वतंत्रता में मिलनी चाहिए। तो यही मुकदमा के आधार पर वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार प्रदान किया गया। 24/7 आप फहरा सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि भाई ऐसा नहीं हो कि झंडा फटा छिटा हो या गलत तरीके से उल्टा सीधा करके आपने फहरा दिया, ये सारी चीजों ध्यान रखना है, बाकी आप बिल्कुल फहरा सकते हैं। तो ये राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार आपको 2004 में इस वाक मतलब मुकदमा ही होता है। तो इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के
अंदर ही रख दिया गया आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। तीसरा, आप खामोश या चुपचाप रह सकते हैं, ये भी आपकी इसी के तहत रखा गया। सूचना का अधिकार, अब समझिए कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। अच्छा पहले ये समझिए सूचना का अधिकार मतलब क्या है। यानी कि आपकी जो सरकार है, ठीक है, सूचना का अधिकार मतलब ये कि वाक एवं अभिव्यक्ति जो आपको मिला ना, इसके अंतर्गत ही आपको सूचना का अधिकार भी दिया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, सरकार जो भी कार्य कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका अधिकार आपको मिला, सूचना का अधिकार। लेकिन आरटीआई जो है ना भाई, इसको समझिए, आरटीआई एक्ट जो 2005 की आप बातें करते हैं, आरटीआई का आधार वाक एवं व्यक्ति के अंतर्गत में हमें सरकार की गतिविधियां के बारे में जानने का अधिकार है। मतलब कि आप कैसे, मतलब जो भी जानकारियां आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, सरकार की, तो किस प्रोसेस के तहत, तो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें समझ में आया कि नहीं आया। सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट के बीच का डिफरेंस को समझ में आया। आपको सूचना का अधिकार मिल गया था, ठीक है, सूचना का अधिकार आपको मिल गया, यानी कि आरटीआई का आधार जो आपको मिला, वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत हमें सरकार की गतिविधियों को जानने का अधिकार आपको मिला। लेकिन आप उसके अधिकार के जानेंगे कैसे, क्या प्रोसेस, तो वो आरटीआई एक्ट आया 2005 में, ठीक है। सूचना पाने की क्या प्रक्रियाएं होगी, उसके लिए आया था आरटीआई एक्ट 2005। क्लियर है, दोनों एक ही चीज, समझिए, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। आपको ये अधिकार मिला कि सरकार की क्या गतिविधियां चल रही है, क्या सरकार कार्य कर रही है, कितना प्रोजेक्ट में कितना खर्च हो रही है सरकार की, ये सारी जानकारी आपको लेने का अधिकार मिल गया। लेकिन यहाँ आप मिलेंगे, आप ये अधिकार लेंगे क्या, किस प्रोसेस के तहत, तो आरटीआई एक्ट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा हूँ, वैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से। आरटीआई एक्ट 2005 आया, इस एक्ट में बताया गया कि क्या प्रोसेस के तहत आपको पूरी जानकारियां सरकार की मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या प्रोसेस के तहत, समझ में आया। तो देखिए इसमें बहुत सारे अधिकार है, ये 4 अधिकार इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने हैं। तो ये क्लियर हो गया। पहले मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही, राष्ट्रीय ध्वज फहराने, खामोश सूचना का अधिकार। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का ए, जो आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिली है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली, इसी के तहत आपको आरटीआई, सूचना पाने का अधिकार, चुपचाप रहने, खामोश रहने का अधिकार, या फिर आप कोई भी चीजों को, जैसे कि आपको मैंने क्या बताया, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, या फिर आपको मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। तो या भाई ऐसा नहीं है कि आप अब मीडिया वाले हैं तो आप मतलब कोई भी चीजें जाकर के, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर रहा तो वहां पे ऐसा नहीं था, उनको साफ साफ कर दिया गया था कि भाई जो भी लाइव टेलीकास्ट चीजें नहीं चलेगी। तो आप वो मीडिया वाले ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमें तो ये अधिकार मिला, नहीं, ये भी अधिकार आपको असीमित है, ठीक है, या असीमित मतलब सॉरी असीमित नहीं है, ये भी सीमित है। मतलब स्वतंत्रता मिल गई तो किसी को कुछ भी बोलते चलिए, कुछ भी प्रशासन करते चलिए, ये नहीं है भाई। इसके लिए युक्ति युक्त निर्बंधन लाया जाएगा, ठीक है, इसके लिए युक्ति युक्त निर्बंधन लाया जाएगा। मतलब युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब कि तार्किक रूप से, यानी कि आपको एक कारण बता करके रोका जा सकता है कि आप अगर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो ये आप नहीं कर सकते, एक कारण बता करके। तो कौन कौन से आधार है, आइए इसको समझते हैं। तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A में जो आपको वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिली है, उसमें आपको रोका जा सकता है किस किस आधार पर, यानी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है इन सारे आधारों पे। पहला ये आधार हो सकता है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अगर खतरा हो आपके बोलने से, ठीक है, या आपके विचार या अभिव्यक्ति से, लाइव टेलीकास्ट आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को खतरा है, तो भाई आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आप नहीं कर सकते हैं। लोक व्यवस्था पे, यानी कि लोक व्यवस्था मतलब कि कुछ बोल देने से, देखते हैं बहुत सारे नेता लोग कुछ भी चीजें बोल देते हैं, ठीक है, तो आपके बोलने से अगर देश में अपराध बढ़ जाएगा भाई, तो ये भी आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। राज्य की सुरक्षा, अगर राज्य आपके बोलने से या कुछ भी चीजें करने से अगर राज्य की सुरक्षा पे अगर मतलब दिक्कतें आती है तो भी इसमें हनन माना जाएगा। विदेशी राज्य के साथ मित्र, अगर कोई भी विदेश राज्य के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और आपने कुछ ऐसा उसके देश के साथ, उस राज्य के साथ या उस देश के साथ, उस कंट्री के साथ कुछ भी ऐसा चीज आपने कर दिया जिससे हमारी मित्रता के संबंध में थोड़ी सी भाई दरारें आ सकती है, तो भी आपको इसके आधार पर आपको अपराधी मान करके आपको दंड दिया जा सकता है। न्यायपालिका का आप अपमान नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। सदाचार और नैतिकता आपको रखनी है भाई, और मानहानि और अपराध उद्दीपन, ठीक है। अपराध उद्दीपन मतलब ऐसा समझिए कि किसी भी को अपराध करने के लिए आप उकसा रहे हैं तो भी आपको भाई यहाँ पे क्या क्या, आप ऐसा कुछ चीज बोल रहे हैं जिससे भाई बोल करके आप उकसा रहे हैं लोगों को अपराध करने के लिए,
मतलब होता नहीं, जैसे कभी आप मतलब आप नॉर्मली भी कहीं खेल वगैरह में भी उकसाते भाई मार 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 मार, ठीक है, आप कर नहीं रहे लेकिन अगले को उकसा रहे हैं, तो ये भी भाई क्या है भाई, इस आधार पर आपको रोका जा सकता है। ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब तार्किक रूप से रोक लगाना आपके अधिकार पे। ठीक है, क्लियर है भाई। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ में आया कि नहीं भाई। इसका मतलब भी आपको पूरी स्वतंत्रता नहीं है, ये भी अनलिमिटेड नहीं है जियो की तरह, ये भी लिमिटेड है। और कब कब आपका ये लिमिटेड है, कौन कौन सा आधार है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आइए आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का बी, इसमें आपको क्या अधिकार मिला है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने का आपको अधिकार है। ठीक है, अब इसको समझिए, निरायुध का मतलब होता है बिना किसी हथियार के सम्मेलन करने का आपको पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, शांतिपूर्ण आप करिए और कोई भी आपको हथियार लेकर सम्मेलन नहीं करना है, इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, निरायुध सम्मेलन करिए इस अधिकार को भी। ठीक है, ये भी अधिकार आपका लिमिटेशन के तहत ही, ऐसा नहीं कि भाई आप सम्मेलन कर रहे हैं तो उसमें आपका लिमिटेशन नहीं होगा, उसमें भी लिमिटेशन रखा गया। आर्टिकल 19(3) के तहत यहाँ पे लिखा गया है कि 2 आधार दिया गया है कि अगर भारत आपका सम्मेलन करने से अगर संप्रभुता एवं अखंडता को खतरा पहुंच रही है और लोक व्यवस्था पे अगर यहाँ पे मतलब कि लोक व्यवस्था अगर बिगड़ रही है, लोक व्यवस्था जैसी सिचुएशन खराब हो रही है लोक व्यवस्था की आपके सम्मेलन से, तो आपके सम्मेलन को रोका जा सकता है या फिर आपको सम्मेलन करने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज बी का जो युक्ति युक्त निर्बंधन का क्या आधार हो गया, ये भी समझ में आ गया किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 3 में। नेक्स्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसके लिए युक्ति युक्त जो निर्बंधन लाया गया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में, जिसमें ये इतने सारे आधार है जहां पर आपको रोका जा सकता है। चलिए अब देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था 97 संविधान संशोधन 2011, इसके तहत 3 भाग में यानी कि 3 पार्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें से मूल अधिकार भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों पार्ट को कर दिया, लेकिन मेनली हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार को। देखिए मूल अधिकार में आर्टिकल 19(1) में सहकारी समिति को जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन, पूछा गया है बहुत बार किस संविधान संशोधन के तहत, अभी हम आपको समझाएंगे। पहले समझिए, एक तो मूल अधिकार में यानी भाग 3 में हो गया एक, फिर भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 43B को जोड़ा गया था, इसके तहत राज्य सरकार राज्य सहकारी समिति को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट भाग 9 का खा जोड़ा गया था, ये आर्टिकल जोड़े गए थे और इसमें सहकारी समितियां को जोड़ा गया था। ये 3 जो भाग है, ये आपका भाग 3 हो गया, ये भाग 4 हो गया और ये भाग 9 का खा इसी 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, इसलिए मैंने एक जगह तीनों कर दिया। अब आइए क्या जोड़ा गया था, तो देखिए मूल अधिकार में 97 संविधान संशोधन के तहत 3 भाग में संशोधन किया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। मूल अधिकार में आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज सी में बदलाव किया। पहले क्या था, देखिए आर्टिकल 19(1) का सी में पहले प्रस्ताव था संगम एवं संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, संगम एवं संघ, संगम एवं क्या है भाई, संघ बनाने का आपके पास अधिकार है। ठीक, लेकिन बाद में ये संशोधन करके इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, संगम संघ एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को कोई भी राजनीतिक दल, कंपनी, संस्था, क्लब, मजदूर संगठन बनाने का क्या होगा भाई, अधिकार होगा। जैसे छात्र संगठन, एनजीओ, ये सब आदि बनाने का अधिकार आपको इसी आर्टिकल 91 के सब क्लॉज सी के तहत मिलता है। ठीक है, सहकारी समिति का मतलब क्या होता है, तो देखिए ऐसी समिति जो कई लोगों से मिल करके उनके सहयोग से चलाई जाती है उसको कहते हैं सहकारी समिति। लेकिन आर्टिकल 91 के सब क्लॉज सी भी ये अनलिमिटेड नहीं है, ये भी सीमित है। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 4 में मेंशन है कि क्या क्या आधार है जब आपको रोका जा सकता है संगठन बनाने से, कोई दल बनाने से, कोई कंपनियां संगठन स्थापित करने में। तो देखिए आर्टिकल 94(4) के अंतर्गत इस अधिकार पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो, लोक व्यवस्था खराब हो और नैतिकता। ठीक है, तो ये सारे आधार है, अगर इन सारे आधारों के पर अगर आप खड़े नहीं उतरते हैं और अगर भारत की संप्रभुता अखंडता को खतरा पहुंचता, लोक व्यवस्था खराब होती है, तो आपका ये अधिकार छीना जा सकता है। कौन सा अधिकार, आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज सी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, कौन सा शब्द जोड़ा गया था, संगम संघ तो पहले से था, सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था, जो यहाँ मैंने लिख भी दिया गया है कि मूल अधिकार में आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज सी में सहकारी समिति जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत। इस संविधान संशोधन के तहत 3 भाग में, एक तो डीपीएसपी भी आ जाएगा और फिर आपका भाग 9 का खा भी आएगा। जब हम ये पढ़ेंगे तो वहां पे भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए।
अब है आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का डी। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र एवं अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। ठीक है, अब इसको समझिए क्या है क्या नहीं है। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 डी का डी में अभाग मतलब होता है बिना किसी रोक ठोक के। समझिए आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 डी क्या है, इसको देखिए। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का डी में आपको ये बोला गया है कि पूरे भारत के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक डिफरेंस है जो आपको समझ में नहीं आता। पूरे भारत के अंदर मैंने लिखा, यानी इंडिया में आप कहीं भी किसी भी जगह बिना रोक ठोक के घूमने का आपको अधिकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ भी युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी कि इस अधिकार को भी आपको भी मैं बताऊंगा कि तार्किक रूप से कारण बता करके आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ आप नहीं घूम सकते, अभी मैं बताऊंगा। मतलब आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का जो डी है, इसमें आपको क्या अधिकार है कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी किसी भी जगह बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको भारत के सीमा से बाहर जाना है, यानी कि विदेश में जाने का अधिकार आपको है बिल्कुल, लेकिन ये आपको आर्टिकल कौन देता है, ये अधिकार आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, ये मूल अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मिलता है, ना कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 के डी के तहत। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपको मिलता है आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 के तहत डी में। ठीक, क्लियर हो गया भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। ये घूमने का अधिकार, अच्छा ये घूमने का अधिकार क्यों दिया गया, इसीलिए दिया गया है ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जाएंगे तो एक दूसरे के साथ क्या होगा, लगाव बढ़ेगा। वहां की भाई जो कला संस्कृतियां के बारे लोग जानेंगे तो अपने राज्य में भी वहां से कुछ चीजों को लाया जाएगा। तो एक दूसरे के बीच में क्या है भाई, भाईचारे की भावना, यानी कि मेनली देखा जाए तो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी, मेन यही रीजन है। लेकिन जैसा मैंने कि कहा कि भाई आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 में युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी कि आपको रोक लगाया जा सकता है कि आप कहां कहां नहीं जा सकते, वो लिख दिया गया। पहला आधार यह है सामान्य जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, अनुसूचित जनजाति का हित पर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सामान्य जनता का हित मतलब ये कि आपको, जैसे अभी महामारी आई थी कोरोना, मान लीजिए आपको कोरोना भाई, ठीक है, तो कोरोना में क्या किया, बंद कर दिया गया था ना, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और आप बोलेंगे भाई ये तो हमारा मूल अधिकार है, कहीं मूल अधिकार है, आप क्या बोलेंगे, हम घूमबे करेंगे भाई। ठीक है, आपको सामान्य जनता का हित के आधार पर तब क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, ये पहला आधार समझ में आया कि नहीं भाई, यहाँ मैंने लिखा भी होगा। देखिए ये जो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 जो है ना, पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये तो समझ में आ गया ना क्या है अधिकार, ये आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का डी। अब यहाँ पे वही लिखा गया आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में, इसके तहत क्या है, आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज जो डी में आपको अधिकार मिला है घूमने का अधिकार भारत के सीमा के अंदर, तो इस अधिकार पर भी सरकार क्या कर सकती है, राज्य क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। और वो आधार क्या है, दो आधार पर, इन दो आधारों पर। एक सामान्य जनता का हित, भाई आप बीमारी कोरोना लेकर के कहीं घूमेंगे तो भाई वहां के जनता को भी तो आप इन्फेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको क्या किया जा सकता है, घूमने से रोका जा सकता है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति का हित। अब समझिए, अगर आम जनता जनजाति समुदाय में जाते हैं तो उनकी अलग अलग संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन शैली होती है। यानी कि जो जनजाति ट्राइब एरिया में अगर आप चले जाइएगा, अंडमान निकोबार जैसे, बहुत मतलब कि वहाँ की जो रीति रिवाज, जो परंपराएं, जो संस्कृतियां हैं, आज भी कुछ कुछ क्षेत्रों में अंडमान निकोबार में जाना प्रतिबंध है भाई। और अगर आप चले जाइएगा तो वापस नहीं आ पाइएगा, इसलिए आपको रोका भी जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझनी है आपको। तो अब उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी कला संस्कृतियां, उनके परंपराएं में क्या कर रहे हैं भाई, हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए उन क्षेत्रों में आपको जाने से रोका जा सकता है। और आज भी जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ जनजातीय क्षेत्र में अगर आप चले गए तो भैया वापस आप जिंदा नहीं आ सकते हैं, इसलिए वहां आपको जाने से सरकार रोक सकती है अगर आप वहां जाना चाहते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5। अब आइए आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का ई, निवास करने का एवं बस जाने का अधिकार है। देखिए एक शब्द है निवास, तो आप टेम्पोररी रूप से कहीं काम करने गए तो कुछ भाड़े में रह रहे हैं, और बस जाने का मतलब आप आपने वहां परमानेंटली बना लिया भाई, सारा निवासी मतलब वहां पे घर द्वार अपने परमानेंटली अगर आप रह रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल अधिकार आपको दिया गया है। तो समझ में आया आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का ई में क्या आपको अधिकार मिला। लेकिन यहाँ पर भी आपको युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। देखिए इस पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 के आधार पर। यानी कि ये जो आपने देखा आर्टिकल, इसी आधार पर, सामान्य जनता के हित के आधार पर और अनुसूचित जनजाति के, अगर कोई भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जाकर के आप घर मकान बना रहे हैं तो आपको रोका जा सकता है। ठीक है, क्यों, ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आधार पर आपको रोका जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का जी, इसमें आपको क्या अधिकार दिया गया, कोई भी आप पैसा, मतलब पैसा यानी कि प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी व्यवसाय, कोई भी वृत्ति करने का अधिकार है।
जैसे कि डॉक्टर प्रोफेशन हो गया, इंजीनियर प्रोफेशन हो गया, टीचिंग प्रोफेशन हो गया, व्यवसाय कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। वृत्ति मतलब कि जैसे घर टू घर आप कोई सामान बेच रहे हैं, तो ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। लेकिन इसके तहत भी आपको के ऊपर क्या किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि किसी भी व्यवसाय पे, किसी भी प्रोफेशन के लिए राज्य जो है न्यूनतम तकनीकी शिक्षा निर्धारित कर सकती है। यानी कि राज्य चाहे कि आपको डॉक्टरी करने के लिए एमबीबीएस, ये सारी कुछ भी अगर चाहे तो वो दक्षता लगा देगा। आपको टीचिंग करना है तो भाई आपके पास बीएड या ये वो डिग्री वगैरह होनी चाहिए, तो ये राज्य कर सकती है। ठीक है। दूसरा आधार ये है कि आपको ये अधिकार से रोका जा सकता है, किसी भी प्रोफेशन व्यवसाय को पूर्णतः अंशतः स्वयं के लिए आरक्षित रख सकता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बिजनेस को मैं अगर समझाना चाहूँ तो जैसे कि आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि धनबाद से आप रांची जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो धनबाद से रांची जाने के लिए भाई रेलवे है, तो ये रेलवे क्या है भाई, पूर्ण रूप से क्या भाई आरक्षित है। आप दूसरा रेल, आप कोई ऐसा आ जाए भाई बिजनेसमैन बोलेगा कि हम भाई पटरिया, रेलवे पटरिया बिछा रहे धनबाद से रांची के लिए अलग सा पटरी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, आप अपने लिए बस चला सकते हैं, सरकारी बस भी चलते, तो ये आंशिक रूप से हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, आंशिक रूप से यहाँ पे आपको भी अधिकार है, सरकार को भी अधिकार है, सरकारी बस भी चल रहा है और आपका भी बस, जिसका जो माने चाहिए। लेकिन रेलवे में अगर देखा जाए धनबाद से रांची जाने के लिए तो भाई पूर्ण रूप से सरकार को ही अधिकार है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, किसी भी व्यवसाय हो, प्रोफेशन हो या व्यवसाय को पूर्णतः या अंशतः रूप से क्या किया जा सकता है, आरक्षित रखा जा सकता है। यानी पूर्ण रूप से कंप्लीटली जैसे रेलवे आरक्षित है, अंशतः जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन बता दिया। तीसरा आपको आधार यह है भाई कि अनैतिक कार्य के लिए अनुमति नहीं है। जैसे कि भाई अगर आप किसी को काम करवा रहे हैं, वैश्या वगैरह जैसी चीजें, ये सब अनैतिक कार्य की अनुमति नहीं है। आप बोलेंगे ये मेरा, हाँ, अगर वो स्वेच्छा रूप से करने चाह रही है तो वो अलग बात हो गई। ठीक है, या आप किसी बच्चे को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये सब अनैतिक कार्य है, अनैतिक कार्य। तो ऐसा कोई व्यवसाय वगैरह कोई ऐसा पेशा कराने का आपके पास अधिकार नहीं है, तो आपको रोका जा सकता है। क्लियर हो गया भाई। अगला एक और आपको अधिकार दिया गया था आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 का एफ में, ये अब आपको हटा दिया गया। ये संपत्ति के अर्जन से संबंधित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल संपत्ति का जो अधिकार है ना, उसी का ये एक पार्ट है। संपत्ति का अधिकार को जिस प्रकार से क्या किया गया भाई, मूल अधिकार से हटा करके क्या कर दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो अब समझिए ऐसे कि संपत्ति का अधिकार पापा है तो ये बेटा है, बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आपका ये नहीं रहा इसमें। ठीक है, ये हटा दिया गया। अब ये हो गया आर्टिकल 19 पूरा खत्म। अब इसको एक बार समझिए, पहले मैंने जो जो चीजें बताई आपको, क्या क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए जैसे कि हमने आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 में आपको क्या बोला, आर्टिकल 19 पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं कि आपको कुछ अधिकारों का संरक्षण है। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 में आपने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने देखी ना भाई, जिसमें आपको बहुत सारे अधिकार मिले हैं। मीडिया, बहुत सारे अधिकार है, मैंने तो केवल 4 ही बताए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का ए को रोकने के लिए, यानी युक्ति युक्त निबंधन भी है, क्या है, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 है। ठीक है, यानी इसमें बताया गया कि किस किस आधार पर आपको ये वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। क्लियर है भाई, मैंने बताया ये सारे अधिकार। फिर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में बी में देखा आपने कि शांतिपूर्ण आप कोई भी सम्मेलन या बिना किसी हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 के आधार पर आपको रोका जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये 2 आधार बताया गया। फिर हमने देखा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के सी में एक शब्द को जोड़ा गया, सहकारी समिति। ठीक, और सहकारी समिति का मतलब, फिर इसमें मैंने बताया कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 के तहत आपको जो ये समिति, कोई भी कंपनी ये सब बनाने का, गठन करने का जो अधिकार है भाई, ठीक है, तो इस पे भी आपको रोक लगाया जा सकता है, ये 3 आधार पर। फिर आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1D में आपको अधिकार दिया गया कहीं भी घूमने के लिए। लेकिन इसमें भी आपको आर्टिकल 95 में बताया गया कि आप किस किस आधार पर आपको घूमने से रोका जा सकता है। ठीक है, 2 और आर्टिकल निवास करने और बस जाने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी आपको रोका गया है, इसी में बताया गया था आर्टिकल 19(5), यही 2 आधार के तहत। और फिर आपने देखा कि कोई भी व्यवसाय पे ऐसा करने का अधिकार तो है, लेकिन इसमें भी आपको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये तो ये याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत आपको कौन कौन से अधिकार पे आपको रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग अधिकार देखने वाले हैं, जो मूल अधिकार यानी कि स्वतंत्र अधिकार के तहत आर्टिकल 20 में कि अपराधों से दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण से संबंधित, यानी कि जो भी अपराधी होंगे, ठीक है, देखिए इसका मतलब हम कल डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 3 क्लास अभी और मूल अधिकार में चलेगा ही, फंडामेंटल राइट्स में। तो होप शो इतना समझ में आ गया, चीज़ों को खत्म करते चलिएगा। और इस लेवल पे देखिए मूल अधिकार का जो मैंने कंटेंट रेडी कर, सोच सकते हैं
हमें लगता है कि मूल अधिकार को 30-40 पेज में मैं खत्म करूंगा भाई, तो अब आप लक्ष्मीकांत वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खैर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।